अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए जी। आज का एजेंडा ज़रा गंभीर है थोड़ा सा, तो आपके साथ शेयर करनी है 2-3 चीज़ें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो पिछले बहुत से दिनों में जब से ये बाई इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जिस इलाके में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, उनके ऊपर दिन रात 24 घंटे छापे मारे जा रहे हैं उनके घरों के ऊपर, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको कोई पता भी नहीं कि कहाँ ले जाते हैं। उनकी फैमिली के साथ बदसलूकियाँ वो एक मामूल बन के रह गई है, और किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो पीटीआई या पीटीआई के कारकुनान को उसके करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये जो पुराना एजेंडा है ताकतवर लोगों का इस मुल्क में, जिनके अब ये जंपिंग जैक्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों में अदर दैन केपी पराजमान हो चुके हुए हैं, तो ये उसी एजेंडे को, उसी फस्तायत को, उसी जबर और उसी जुल्म को आगे ले जा रहे हैं। और इनकी हत्तल वसा कोशिश ये है कि बाई इलेक्शंस में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको टोटली इरेलेवेंट किया जा सके। इसके साथ साथ हमें ये भी इतलात मौसूल हुई हैं कि मुख्तलिफ़ आरओज़ के पास जाके उन्होंने ब्लैंक फॉर्म्स 45 जो है उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस जो है ना वो ले लिए हैं, ऑलरेडी ले लिए हैं। जिस शख्स ने इनकार किया है ऐसा करने से, हमारी इतलात के मुताबिक उनको पकड़ के उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है और अंडर ड्यूरेस उनसे भी ये सिग्नेचर्स ले। तो वर्चुअली बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म्स 45 के ऊपर अपने सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं और अपने थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो भी लगा दिए। सो कोशिश जो है इस हुकूमत तो कहना मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत के लिए एक शर्म का मकाम होगा। ये जो काबिज़ ग्रोह है, काबिज़ तकपा है, उनकी कोशिश यही है कि जिस तरीके से भी हो सके ये पीटीआई को किसी सूरत में कोई भी इलेक्शन जो है वो ना जीतने दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपना और अपनी पार्टी का ये रिज़ॉल्व जो है उसको रिएक्टिवेट करूँगा कि हमने जो मर्ज़ी कर लें, हमारे साथ जो भी कर लें, उससे हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल के इलेक्शन में 8 फरवरी की तरह एक उससे भी बड़ा सरप्राइज़ जो है वो इनके ऊपर हम स्प्रिंग करें। हाँ, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा कि जैसे इन्होंने 8 फरवरी को इंटरनेट को बंद किया था, इन्होंने अब कल भी इंटरनेट जो है वो बंद करने की नवीद सुना दी है। तो ये एक बड़ा मेजर कॉन्डुइट होता है जिसके ज़रिए ये इलेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। पोलिंग स्टेशंस के ऊपर तो अलहदा होता है, उसके अलावा जितनी भी कम्युनिकेशन व्हीकल्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, उनको ये सलब कर देते हैं ताकि कोई एक बंदा दूसरे से बात ना कर सके और ये जिस तरह से चाहें अपने पोलिंग स्टेशंस जो हैं उनको वो मैनेज करें। इसके साथ साथ जो हमारे जो मामलात हैं हमारे प्रिजनर्स के, वो भी मिलिट्री कोर्ट्स में हो या वो सिविलियन कोर्ट्स में हो, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इनमें ख़ासकर मैं अपनी जो ख़वातीन हैं सनम जावेद, आलिया हमज़ा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उनकी बात ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि इनमें से 2 को, सनम जावेद को और आलिया हमज़ा को, कुछ 4-5 दिन पहले इन्होंने लाहौर से निकाल के, जबकि उनकी जिस मुकदमे में वो कैद थी उसके ऊपर बेल हुई है, तो उसी वक्त उनको रीअरेस्ट करके उनको सरगोदा शिफ्ट कर दिया गया। पहले मियांवाली शिफ्ट किया, उसके बाद सरगोदा शिफ्ट कर दिया गया है। किन हालात में रखा गया है इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और इसी अरसे में आलिया हमज़ा जो है वो सीरियसली बीमार भी हो गई, उनको मलेरिया हो गया, और अंडरस्टैंडिंग और हमारी इन्फॉर्मेशन यही है कि उनको डॉक्टर वगैरह के थ्रू इलाज भी उनका नहीं करवाया गया। और इसके साथ साथ इन बच्चियों को 15 दिन के फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जो कि अपने तय एक इंतहाई ज़ालिमाना कार्रवाई है। तो ये बच्चियाँ पिछले 1 साल से इस रियासत के जुल्म और जबर का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन उनका हौसला पस्त नहीं हुआ, उनका जज्बा जो है वो मान नहीं पड़ा। वो आज भी पीटीआई के साथ खड़ी हैं और उस वक्त तक कहती हैं कि हम खड़ी रहेंगी जब तक ये चाहें कि हम यहाँ रहें, उनको रख लें, जो मर्ज़ी कर लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कहानी डिफरेंट है। शी इज़ अ कैंसर पेशेंट।
1 साल से तकरीबन वो जेल में बैठी हुई हैं। लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी उम्र की वजह से। मैंने जनरल ज़िया का मार्शल लॉ भी देखा है, लेकिन यकीन जानिए कि इसका अशर उशीर भी जो था वो उस मार्शल लॉ में हमने नहीं देखा था। एक वक्त था कि हम समझते थे कि जनरल ज़िया के मार्शल लॉ से बुरा कोई वक्त आ ही नहीं सकता। आज वो हमारा समझना जो है वो चेंज हो चुका हुआ है, क्योंकि जो हमने इस दौर में देखा है पिछले 2 साल में, ख़ासकर पिछले 1 साल में, मेरा ख्याल है कि ये शायद आपको तख्ता ज़मीन के ऊपर कोई इस किस्म की कहानी कहीं और ना मुल्क और ना मिले। तो हमारी अपील तो फिर जुडिशरी से ही बनती है कि जी हम उनसे फिर अपील करते हैं कि जी इन जो हमारे जो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो लोग जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनको नहीं छोड़ रहे, उनके लिए बेल्स का इंतज़ाम करें और उनको इंश्योर करें कि वो रियासत के जबर से जो है वो आज़ाद हों। उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन हर सूरत रिपीट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। आज की इन बातों के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो एक ये खान साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने आज एक लेटर लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये उनके सिग्नेचर्स के साथ हमने लिखा है और इस अब से कोई 1 घंटा पहले चीफ़ जस्टिस साहब के ऑफिस में डिलीवर हो चुका हुआ है। इसमें हमने 7 पॉइंट हैं वो हाईलाइट किए हैं और मैं उनके कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक पॉइंट ये आपको अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आपको ट्रांसमिट हो जाएगा जो इसका ड्राफ्ट है, सारे जो हमने जो लेटर लिखा है, सो आपको इसका ओरिजिनल जो ड्राफ्ट है वो भी मिल जाएगा। इसमें कुछ एक छोटा सा प्रेफेस है, उसमें हमने कहा है कि पिछले चंद माह में जो जुडिशरी के हालात हैं पाकिस्तान में, जिस बुरी तरह से वो इफ़ेक्ट हुए हैं, जिस बुरी तरह से ये इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रम्बल किया है, जिस बुरी तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आती है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ ये कि वो इंसाफ दें बल्कि इंश्योर करें कि उनकी मातहत जो अदालतें हैं वहाँ भी इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे किया जाएँ। लेकिन ना वो ख़ुद इंसाफ दे सके हैं, ना ही वो अपनी मातहत अदालतों में इस किस्म की किसी चीज़ को इंश्योर कर सके हैं। सो वक्त गुजरने के साथ साथ जो स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो फर्दर डिटीरियरेट कर रही है। इसमें 7 पॉइंट्स जो हमने हाईलाइट किए हैं उनकी कंसिडरेशन के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 है वो तोशा खाना है। तोशा खाना के केसेस जो नवाज़ शरीफ द चीफ डिकॉइट द एब्सकॉन्डर के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना के रेफरेंस थे, वो नैब के अपने कहने के मुताबिक वो ओपन एंड शट केसेस थे। गाड़ियाँ ली गई थी और गाड़ियाँ तोशा खाना से आप ले ही नहीं सकते। अब जो नैब ने अपनी एक बड़ी ही मुज़क्का खेज़ किस्म की इंजंक्शन तो दी है, वो ये है कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो तोशा खाना से ट्रांसफ़र हो गई थी नेशनल पूल में, जो कि जहाँ रियासत की गाड़ियाँ जो हैं, हुकूमत की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वो कैसे ट्रांसफ़र हुई, कब ट्रांसफ़र हुई, क्यों ट्रांसफ़र हुई और किस अंडरस्टैंडिंग के तहत ट्रांसफ़र हुई, उसके बारे में उनके पास हमें पता चला है कि कोई हक़ायक़ है ही नहीं है। लेकिन चूँकि पहले से फ़ैसला हो चुका हुआ था कि इस चोर और इस डाकू को आपने आज़ाद करना है इन तमाम मुकदमात से, कंसेक्वेंटली ये एक प्रेमिस बना के उन्होंने कहा है कि ये तो गाड़ी कभी तोशाखाना से ली नहीं गई। और ये नैब की अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये ओपन एंड शट केस है, हमारे पास ऐसे प्रूफ्स मौजूद हैं कि ये बच ही नहीं सकते। और ये हकीकत थी, उस वक्त वो सच बोल रहे थे, आज नहीं। तो ये चेयरमैन नैब जो उन्होंने लगाया है वो भी एक सर्विंग जनरल है और ये उसके जब से उसने टेक ओवर किया है, नैब की बची कुची साख जो थी वो भी तबाह बर्बाद होकर रह गई है। कंसिक्वेंटली ये भी मामला जो है वो जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में आता है और ये चीफ जस्टिस को इसका नोटिस देना चाहिए। दूसरी जो चीज़ हमने हाईलाइट किया इसमें चीफ जस्टिस की अटेंशन के लिए, वो बहावल नगर का इंसिडेंट है। हमारे नज़दीक ये 2 इंस्टीट्यूशंस का क्लैश है और ये इससे ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ जो है वह रियासत के सर्वाइवल और रियासत की प्रोग्रेस के लिए नहीं हो सकती है। ये जो हम कहते रहे हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून राइज है, और दूसरी बात हम ये कहते रहे हैं कि हाँ जिसके पास ताकत है वो उसके पास सब कुछ है, उसके पास जस्टिस है, वो कानून भी उसके हाथ में है, जजेस भी उसके हाथ में है, बल्कि उसकी जेब में है ये तमाम चीज़ें। ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने हमारी इस कंटेंशन को और जला बख्शी है कि अगर आप किसी एक ख़ास अदारे को बिलोंग करते हैं और अगर पुलिस
उस अदारे के उस बंदे के घर में दाखिल होकर कोई ज़्यादती करती है तो वो अदारा जो है वो पूरे एक अदारे की हैसियत से एक्शन में आता है, और वो पुलिस के इंस्टीट्यूशन के उन लोगों को आपने ख़ुद देखा है कि उनकी क्या हालत की गई, किस तरीके से उनको उनकी तज़लील की गई, उनको फ़िज़िकली मारा गया, वो सब कुछ हुआ। तो दैट मीन्स कि यहाँ का जो कानून है वो ताकतवर के हाथ में है। यहाँ जो ताकतवर नहीं है उसको कोई जस्टिस, कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, ना वो उसका तकाजा कर सकता है, ना भी उसका दावा कर सकता है। तो ये हमने चीफ जस्टिस साहब को हमने दोबारा इसको पूरा इसको एलेबरेट किया है, आप खुद पढ़ लेंगे, देख लीजिएगा। हमने उन्हें कहा है कि ये आप अगर इसके ऊपर, और ये हमने इसमें हमने अपनी जो ख़वातीन है उसका भी जिक्र किया है इसी पॉइंट में, और हमने उनको ये कहा है कि अगर आप इस वक्त इसका नोटिस नहीं लेंगे तो फिर हालात जिस तरीके से ख़राब हो रहे हैं वो फिर कंट्रोल नहीं हो सकेंगे, और रियासत जो है वो अल्टीमेटली कमज़ोर होने के साथ साथ फिर वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट करनी शुरू कर देती है। तीसरा पॉइंट जो हमने रेस किया है, चीफ जस्टिस साहब के को ख़त लिखा है जो खान साहब ने, वो है 6 जजेस का जो ख़त था जो कि चीफ जस्टिस को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया था। जब से ये ख़त मंजर आम के ऊपर आया है उसके बाद भी बहुत सारी और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया है वो रादर दैन के वो इस ख़त के मंदरजात के ऊपर एक अप्रोप्रिएट फ़ैसला करें और आगे लेके चलें, उसको जिस फोरम को एड्रेस किया गया है वहाँ उसको सुना जाए, इन लोगों को बुलाया जाए, इनको बताया जाए कि वो किस किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाला है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का और उसके जो ऑपरेटर्स हैं उनका, उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की है। पहले तो उस एक ऐसे बंदे को जिसको एक्यूज़ किया गया है ख़त में, एग्जीक्यूटिव को, उसको उन्होंने एम्पावर किया जी कि आप जाइए कमीशन बनाइए और आप ही जाइए और इस कमीशन का हेड भी बनाइए। जो जिस बंदे को हेड बनाया उसने रिक्यूज़ किया अपने आप को, उसने कहा जी कि इन टीओआर्स के अंदर मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकूंगा, जो कि इस हुकूमत का खासा रहा है। ये इंसाफ नहीं चाहते बल्कि इंसाफ को सलब करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब बैकआउट किया तो उस वक्त जो ओरिजिनल डिमांड थी लेटर में 184(3) के तहत, वो उन्होंने फिर उसको लिया और अपने फुल कोर्ट बनाने की बजाय 7 जजेस की कोर्ट बना दी। उनमें से एक अब रिक्यूज़ कर चुका हुआ है तो 6 जजेस की कोर्ट रह गई है। उसके बाद रादर दैन कि फौरी तौर के ऊपर उसको सुनवाई की जाती, जजेस को बुलाया जाता, उससे शहादतें मांगी जाती, उनसे पूछा जाता कि जी आपको साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने उसको एक लंबी तारीख डाल के रख दी। और अब एक लेटर लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप इन जजेस से बात करें। अब ये 6 जजेस हैं और टोटल स्ट्रेंथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 8 जजेस हैं, उनमें एक सुप्रीम कोर्ट भी है, और जो 8वां जज है उसने भी इस ख़त के मुंदरजात से इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसने ये कहा है कि शायद इसको पब्लिक डोमेन में आप ना लेके जाइए, इस वजह से उन्होंने साइन नहीं किए। सो वर्टली इंटायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन खदशात का इजहार किया हुआ है सवाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उस चीफ जस्टिस को एम्पावर किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि आप जो है इन जजेस के साथ बैठ के इनकी बात सुने। और भाई जो खुद चोर है वो चोरी क्यों पकड़ेगा? जो खुद डाकू है वो डाका क्यों पकड़ेगा? जो खुद इंसाफ को वायलेट करने वाला, कानून को वायलेट करने वाला, आइन को वायलेट करने वाला शख्स है, वो बाकी आइन को वायलेट करने वाले या कानून को वायलेट करने वाले बंदों को क्यों पकड़ेगा? वो तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। तो हम फील करते हैं कि ये जो उनका स्टेप है ये आइन और कानून के तकाज़ों के मुनाफी है, और ये मुजरिमीन को पनाह देना वो इसका मोटिव है, रादर देन के मुजरिमीन को पकड़ के उनको सज़ा देना। तो ये तीसरा पॉइंट है जो हमने रेस किया उनके साथ, और हमने कहा है जी कि इस अपनी रविश को बदलें। चौथा पॉइंट हमने इन कैदियों के बारे में उठाया है कि 9 मई के जो आपने हज़ारा लोग पकड़े हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है वो बेगुनाह लोग हैं। आपके भी इल्म में आ रहा होगा कि वो लोग, एक लड़की है वो पता नहीं कोई बायोनिक वुमन है हमारी जो आलिया हमजा, उसको विद इन ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स उसके खिलाफ 4 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और वो 4 जगह जो हैं वो आपस से सैकड़ों मील दूर हैं। सो इस किस्म की बेहूदगी के बावजूद हमारी अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क। इसमें हमने अपनी ख़वातीन का भी जिक्र किया है कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या सलूक किया गया है।
और मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसमें कि हम फील करते हैं कि जो रियासत है उन्होंने जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर तीनों रोल्स वो अपने तय जो हैं वो वक़फ़ कर लिए हैं, और वो सारे जो ये पावर्स हैं इनका इस्तेमाल कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लोगों को पनिश करने के लिए। बाकी चोर, बाकी डाकू, बाकी टेररिस्ट्स, बाकी कच्चे के रूलर्स जो अब पक्के के रूलर्स बन चुके हुए हैं, इन तमाम को ना सिर्फ आज़ादी है बल्कि स्टेट प्रोटेक्शन हासिल है उनको, और उसमें जुडिशरी कंप्लिसिट है। एग्जीक्यूटिव तो कंप्लिसिट है ही, उसमें जुडिशरी भी कंप्लिसिट है। कैसे? वो इसलिए कि अगर वो अपने अदालतों का इस्तेमाल नहीं करेगी इन लोगों को पकड़ने के लिए, इन जुराइम को सलब करने के लिए, तो वो कंप्लिसिट बन जाती है। उनको एक कोई प्रोनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ेगी, एक ऐलान नहीं करना पड़ेगा कि जी हम इस जुर्म में जो है हम शरीके कार बन रहे हैं, बल्कि उनका जो कॉन्टेक्ट होता है वो जाहिर करता है कि क्या वो जुर्म को ख़त्म करना चाहते हैं या जुर्म को और बढ़ाना चाहते हैं। तो हम फील करते हैं कि अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्ट की वजह से ये अदालतें जो हैं ये जुराइम में शरीके कार बनी हुई हैं, और इनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी भी लोगों का रोल है, लेकिन उनका रोल जो है वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। नंबर 5 के ऊपर हमने जो हाईलाइट किया पॉइंट जो वो कमिश्नर रावलपिंडी का जो है उनकी जो स्टेटमेंट थी, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी उनकी, होना तो ये चाहिए था कि जब उनकी वो स्टेटमेंट सामने आने की, और स्टेटमेंट क्या थी उसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में बयान किया था कि किस तरीके से इलेक्शंस का रुख मोड़ा गया, किस तरीके से जीते हुए लोगों को हराया गया और हारे हुए लोगों को जितवाया गया। उसमें उन्होंने प्रूफ भी बताए थे, सारा कुछ दिया था। किसी भी कोर्ट और इंसाफ का जो तकाजा वो ये डिमांड करता था कि आप उसको बुलाते, आप उसकी स्टेटमेंट लेते, आप उससे प्रूफ्स लेते, और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा कार जो है उसको वसी करके कल्प्रिट्स को पकड़ने की कोशिश करते। लेकिन हुआ क्या? वो बंदा गायब कर दिया गया। रियासत ने उस बंदे को गायब कर दिया, उसको टॉर्चर का निशाना बनाया गया, और उसको उन लोगों की तरह जो कि पीटीआई के मेंबरान थे जिनको उल्टा लटकाया जाता था पकड़ के, उसके साथ भी ऐसा ही सलूक रवा रखा गया, और उससे एक कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई कि जी मैं इसको, ये ठीक नहीं है। उसके बाद वो बंदा आज तक गायब है। हमने चीफ जस्टिस से इस्तदा की है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कमिश्नर रावलपिंडी को प्रोड्यूस किया जाए अदालत में, आप उसको प्रोड्यूस करवाएं और अपनी प्रेजेंस में आप उसकी स्टेटमेंट लें, ताकि आपको हक़ाइक़ जो है उसका इल्म हो सके और उसके मुताबिक आप इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना सकें। नंबर 6 के ऊपर हमने उनको याद दिलाया है कि हमारी दर्जनों पिटिशन्स जो हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो सुप्रीम कोर्ट में जनाबे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसके सरबराह हैं वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और उन पिटिशन्स को फिक्स नहीं किया जा रहा। पिटिशन्स को फिक्स ना करना जो है वो इंसाफ की फराहमी से इनकार है। ये एक जुर्म है आईन पाकिस्तान में। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं? हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ वो इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं, बाय रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड जस्टिस अगेंस्ट पिटिशन्स व्हिच हैव बीन लॉन्ग आउटस्टैंडिंग टू बी फिक्स्ड। वो इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमने उनको याद दहानी कराई है इस लेटर में कि इन पिटिशन्स को फिक्स करें, इन पिटिशन्स को सुनें और इंसाफ फराहम करें। 7वां जो पॉइंट है हमने उनको लिखा है, आखिरी पॉइंट है, वो जिस तरीके से हमारी रिजर्व सीट्स जो हैं हमसे छीन के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनकी बंदरबांट की गई है, जो ना आइन में दर्ज है, ना कानून में दर्ज है, ना ही किसी डेमोक्रेसी में ये रिवाज है। जो अपनी 2/3 मेजॉरिटी को इंश्योर करने के लिए डाका डाला गया है, एक तो 8-9 फरवरी को डाका डाला गया था, अब ये जो कंटिन्यूस डाका डल रहा है, कभी वो हमारी रिजर्व सीट्स लेके भाग जाते हैं, कभी वो रीकाउंटिंग में हमारी सीटें जो है वो हमसे छीन रहे हैं, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमने उनकी इसकी याद दहानी कराई है कि ये रिज़र्व सीट्स जो हैं ये तमाम एट सम पॉइंट इन टाइम कोर्ट्स ऑफ लॉ में लैंड करेंगी, और ये रिज़र्व सीट्स हमें मिलेंगी। ये आप ना कानूनी काम कर रहे हैं, ना आइनी काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आप एक
फस्ताई रियासत और एक फ़र्द वाहिद की जो अना है उसकी तस्कीन कर रहे हैं, उसकी मसाज आप कर रहे हैं। तो ये ऐसे काम से रियासतें जो हैं वो आगे नहीं चल रही। इसके बाद जो कंक्लूडिंग है इसका पैराग्राफ, हमने उसमें उनको याद दहानी कराई है कि जब इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक पिटिशन गई थी तो ये ख़ुद उस पिटिशन में अपने लॉयर बने थे, वकील बने थे। और आपको याद होगा कि ये अदालत में खड़े हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में आईन पाकिस्तान पकड़ा हुआ था और उसने कहा था कि खुदा के बाद ये वो किताब है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन किया क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस आइन की किताब की धज्जियां उड़ा दी हैं। उसने ना सिर्फ पूरी कौम का मुंह साल खाल कालक उसके ऊपर कालख बली है, बल्कि पूरी जुडिशरी के ऊपर उसने कालख बली है। इस जुडिशरी के बहुत से जुराइम हैं, 76 साल की तारीख भरी पड़ी हुई है उन जुराइम से। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के इन्वेंटर्स हैं ये। कूच जो होती थी उनको लेजिटिमाइज करने के ये गिल्टी हैं। अदालतों के ऊपर अटैक करने वाले लोगों को छोड़ने के मुल्ज़िम हैं। इंसाफ बेचना जो है वो इस जुडिशरी का एक वतीरा बना हुआ था, उसके बावजूद अभी तक चल रहे थे। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं, ये आइन की किताब पकड़ के उसके ऊपर कसम खा के उसी की धज्जियां बखेरना जो है, वो बंदा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रह सकता। इसको ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये हमारा तकाजा भी है और ये हमारी डिमांड भी है और ये हमने इस खत में तहरीर भी किया है। हमने उनसे ये तकाजा भी किया है कि अब वक्त आ गया है कि या तो आप अपनी जो अबाउट प्रिंसिपल्स हैं, जब आपने आइन ने पाकिस्तान हाथ में लेके कसम खाई थी कि आप इसको फॉलो करेंगे, या तो आप उस रास्ते पे चलें या फिर आप ये जो गद्दी है इसको छोड़ के कहीं और आप चले जाएं जहां जो डिज़र्व करते हैं आप जाना। और एक आपने वी हैव फिनिश्ड दिस लेटर, एक कोटेशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिन्होंने कहा था, द वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस प्लेस नॉट बिकॉज ऑफ दोज हु do evil, but because of those who look on and do nothing. Chief Justice of Pakistan इंसाफ फराहम ना करके चोरों, डाकुओं और लुटेरों के गिरोह में शामिल हो चुके हुए हैं। ये आईनी पोजीशन जो है इसके ऊपर उनका कोई हक नहीं कि वो बराजमान रहें। अगर वो इंसाफ नहीं कर सकते तो इसको छोड़ दें। इंतज़ार साहब अभी आए हैं, मेरा ख्याल ये डायरेक्टली आए हैं हॉस्पिटल से, और आप चाहेंगे कि ब्रीफ कर दें इनको बुशरा बीबी का जो इस वक्त जो स्टेट ऑफ हेल्थ है उसके बारे में। जी इंतज़ार साहब, ओवर टू यू सर। बोलिए। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फाइनली हाई कोर्ट में पिटिशन दायर करने के बाद और ट्रायल कोर्ट नैब की ट्रायल कोर्ट में बार बार एप्लीकेशंस देने के बाद बुशरा इमरान खान साहिबा का मेडिकल चेकअप अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में हुआ है, जहां पर पिम्स अस्पताल की टीम भी मौजूद थी और उसके अलावा हमारे डॉक्टर आसिम जो शौकत खानम अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं वो मौजूद थे। जेल का स्टाफ था और जेल का अपना डॉक्टर और उनका जो हेल्थ के रिलेटेड जो कारकुन हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। बुनियादी तौर पर जिन खदशात का हमने इजहार किया था कि उन्हें खाने के अंदर जहर दी गई है, उन्हें हार्पिक दिया गया है, उन्हें HCl दिया गया है, वो खदशात आज की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर पाए गए हैं। उनकी तबीयत आज भी ख़राब थी। आज जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनको चेस्ट पेन थी, उनके बाएं बाजू से लेकर पूरी जो उनकी लेफ़्ट साइड है उसके अंदर उन्हें तकलीफ़ थी और वाज़े तौर पर डॉक्टर्स ने ये तजवीज़ किया और उन्होंने महसूस किया कि ये दिल का मर्ज़ है, जिसके ऊपर उन्होंने उनकी ECG की और उनके
दिल का जो राइट बंडल ब्रांच होती है वो ब्लॉक है इस वक्त, जिसके ऊपर डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की है। इसके अलावा मेनली जो उनका इशू था, जो सिम्टम्स सामने आ रहे थे, जिस दिन बुशरा बीबी गिरफ़्तार हुई उससे पहले वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें एक्सेसिव ट्रैवलिंग, जो कि हर रोज़ उन्हें अदालतों में जाना पड़ता था, लाहौर से इस्लामाबाद आना पड़ता था, उस वजह से एक्सेसिव ट्रैवलिंग की वजह से बैक बोन का माइनर सा इशू था, जिसकी वजह से एक डेट ऑफ हेयरिंग या दो के ऊपर उनकी हाज़िरी माफ़ी करवाना पड़ी, अदरवाइज़ वो हर डेट के ऊपर मौजूद रहीं। इसके अलावा उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। आज उनका बीपी भी हाई था और दिल का जो आपको मैंने उनकी सूरत हाल है वो आपके सामने रखी है। उनकी एंडोस्कोपी की गई, एंडोस्कोपी का जो रिज़ल्ट है वो इस वक्त तक उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जो उनके मुआलिज ने, जो हमारे अपने प्राइवेट मुआलिज थे, उनकी जानिब से जो चीज़ें विजिबली देखी गई, क्योंकि वो ये एंडोस्कोपी का जो प्रोसीजर है उसके अंदर तस्वीर होती हैं और तस्वीर के थ्रू आप स्टमक और अंदरूनी जो जिस्म है उसका आप मुआयना करते हैं। तो वाज़े तौर पर उनके खुराक की नाली और मैदे के अंदर ज़ख़म पाए गए हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन तजवीज़ की है और 1 हफ़्ते बाद दोबारा चेकअप का जो है उनको कहा है। साथ उनको ये भी तजवीज़ किया गया है कि इनका खाना जो है वो ठीक हो। ठीक से मुराद ये है कि अगर जिस किस्म के खाने में अगर कोई चीज़ मिलाई जा रही है तो वो मज़ीद ना मिलाई जाए। इसके अलावा आज जो उनकी फ़िज़िकल हालत थी, हम उनसे मुलाकात करते रहते हैं, 2 दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई, ट्रायल के दौरान भी उनसे मुलाकात होती है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, अपनी तकलीफ़ जो है वो शेयर नहीं करती, लेकिन जो आज डॉक्टर और उनकी बेटी ने मुझे तफसीलात बताई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उनके होंठों की जिल्द, जिस दिन से उनको पहली दफ़ा वो खाना दिया गया था जहर आलूद, उस दिन से आज तक उनकी जो होंठों की स्किन है वो ख़राब हो चुकी है, वो बिल्कुल बोलने से भी कासर हैं। आज भी उनसे बोला नहीं जा रहा था। मुसलसल इसी हालत में रहने की वजह से और हमारी इस्तदाओं के बावजूद उनको किसी किस्म की हेल्थ केयर ना प्रोवाइड करने के की वजह से उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई है। उनकी स्किन के ऊपर भी इस खाने के या जो भी चीज़ उन्हें दी गई, हमारी इतला के मुताबिक उन्हें हार्पिक दिया गया, जो कि आपको मालूम है पॉइजनस है, वो पॉइज़न है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके मैदे के अंदर जो तेज़ाब की नॉर्मल क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा पाई जा रही है। तो फाइनल चीज़ें जो हैं वो जब फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी हमारे सामने, उसके ऊपर आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन ये इनिशियल हमारी तरफ से स्टेटमेंट है जिसमें कि तमाम खदशात हमारे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इस किस्म का रवैया साबिक खातून अव्वल के साथ रखा जाना और वो भी नाहक जेल के अंदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके, उनको प्रेशर में लाया जा सके, उनको अपने एजेंडे के ऊपर लाकर मनवाया जा सके। उन्हें जो हर दफ़ा ये कहा जाता है कि आप खामोश हो जाएं और पार्टी और पॉलिटिक्स से साइड पे हो जाएं, उस पॉइंट के ऊपर उनको मनाया जा सके। तो ये सूरत हाल थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। सिर्फ इतना, ये जो इंतज़ार पंजोता साहब ने जो आपके सामने बयान किया है, ये हमारे ये खदशात बहुत देर से थे। मेरा ख्याल आप भी ज़ाती तौर के ऊपर और तकरीबन 2-2.5 माह से हम एक्सप्रेस कर रहे थे। जो रवैया रियासत का हमने देखा है वो किसी जमहूरी या आइनी रियासत का नहीं होता। वो एक डाकुओं का ग्रोह अगर किसी जगह काबिज हो जाए तो उनका जो रवैया होता है, मैंने वही रवैया इन लोगों से देखा है। मेरा ख्याल है कि आप मीडिया के लोग हैं, वक्त आ गया है कि आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करें हक़ के लिए और सच के लिए। आपकी खामोशी जो है ना, वो हक़ और सच को फर्दर सलब कर रही है, उसको फर्दर कर्टेल कर रही है।
आई थिंक माशरे के तमाम तबकात जो हैं उनको शामिल होना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज के ऊपर, एंड इट शुड बी लेड बाय नन अदर दैन द मीडिया, बिकॉज आप आवाज़ हैं माशरे की। कोई है कोई सवाल अगर आपके तो जी सर फरमाइए। देखिए जी, आपको मैंने पहले जैसे बताया है कि एंडोस्कोपी और दीगर जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं, किसी की रिपोर्ट अभी हमारे सामने नहीं आई। ये इनिशियल असेसमेंट है जो कि नॉर्मल नहीं है। हमें ये बताया गया है कि उनकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है। एक शख्स जो 2 महीने 3 महीने पहले बिल्कुल तंदुरुस्त था, उसकी जिस्म के अंदर, उसकी बॉडी केमिस्ट्री के अंदर इस किस्म की चीज़ें आना अनयूजुअल है। सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो ये है कि उनकी जो स्टमक के अंदर जो केमिकल्स हैं, ये क्या कीमियाई मादा जी, तेज़ाब की जो मिकदार है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, वो अनयूजुअल है, जिसके लिए उनकी बायोप्सी की गई है, जिसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो दूध को दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये नॉर्मल खाने के साथ एक सेहतमंद शख्स के जिस्म में इस मकदार में चीज़ें नहीं पाई जाती जो विजिबली नज़र आई। इसके अलावा उनकी जो फिज़िकल कंडीशन थी उसको भी आज डॉक्टर्स ने मुआयना करके तमाम ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिससे हमारे खदशात जो है वो दुरुस्त साबित होते हैं। आपके जो मेरे सवाल किया आपने, देखिए रियासत के रियासत के 3 सतून हैं, एग्जीक्यूटिव है आपके सामने है, और पार्लियामेंट है, और अदलिया है। इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसाफ की प्रोविज़न की है वो अदलिया की होती है। जब अदलिया अपनी इस फेल में नाकाम हो जाती है, जो कि मैंने हम आपको डजन्स एंड डजन्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकते हैं जो साबित करेंगे कि वो फेल हो चुकी है, तो वो अपना रोल जो है वो परफॉर्म नहीं करती। दैट मीन्स रियासत के सतून के तौर के ऊपर वो अपना रोल परफॉर्म करने में नाकाम रही है। कंसिक्वेंटली जो हमारी डिमांड है, ये सतून है, इसका एक हेड होता है, वो हेड है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी सरबराही में ये डिसफंक्शनैलिटी जो आ चुकी है, उसमें हम उनको कम्प्लीटली मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उनकी वजह से, उनकी इंसाफ के तकाज़ों को वायलेट करने की वजह से इस वक्त जो पूरे का पूरा सतून है वो वॉबल कर रहा है। कंसिक्वेंटली हम उनसे कहते हैं कि अगर आप इंसाफ डिलीवर नहीं कर सकते तो आप घर जाइए, कम से कम किसी और बेहतर बंदे को जो इसके ऊपर आ जाएगा। अभी तो उनको जो हुकूमत वक्त है वो इनाम देने की कोशिश कर रही है, और आप देखेंगे कि बाई इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट में कोई ना कोई जो कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो 3 साल पर के ऊपर फिक्स करने की इनकी प्रपोज़ल है, और ये इन चीफ जस्टिस से शुरू कर रहे हैं। तो ये तमाम जो गैर कानूनी, गैर आइनी काम जो कि इस चीफ जस्टिस की सरबराही में इस रियासत में हुए हैं, उनका इनाम जो है हुकूमत वक्त उनको देने जा रही है। इनके लिए शर्म का मकाम है, इनको चाहिए कि अभी ओहदा छोड़ दें, घर चले जाएं, और किसी बेहतर बंदे को इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा रिवाइव करें। मैं आपको आज अपने कोई 10 प्रोग्राम्स भेज दूंगा, कल रात के 3 प्रोग्राम्स भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा उस इदारे के रोल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, खान साहब भी करते हैं और हम सबको करनी चाहिए। लेकिन जो अदारा नज़र आता है सामने, जो रियासत को कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो एक सबॉर्डिनेट अदारा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। उसको कंट्रोल करना भी एग्जीक्यूटिव का काम है, उसको कंट्रोल करना पार्लियामेंट का काम है, और जुडिशरी भी उसमें एक रोल प्ले करती है। तो जो लोग बैठे हुए हैं, ये चोरों जो बने हुए हैं, जो उनको मैं जंपिंग जैक्स कहता हूँ, पुतलियों का तमाशा इन्होंने लगाए हुए, रियासत इनको एम्पावर करती है कि आपने कंट्रोल करना है। तो जब बात होगी
डेरिलेक्शन ऑफ जस्टिस की तो जुडिशरी की बात होगी, जब पार्लियामेंट की फेलियर की बात होगी तो चीफ एग्जीक्यूटिव की बात होगी, या जो आपका स्पीकर है उसकी बात होगी। इसी तरह से जब एग्जीक्यूटिव की बात होगी तो प्राइम मिनिस्टर की बात होगी। लेकिन उन लोगों को हम भूले नहीं है मेरे भाई, आपके चेहरे की मुस्कुराहट में अच्छी तरह पहचानता हूँ, फिक्र ना करें, हम नहीं भूले, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर मार्शल लॉ लगाओ तो फिर उनसे करते हैं। देखिए खान साहब ने जो कहा है वो हमारी पॉलिसी बन जाती है, हम बिल्कुल उसको जो खान साहब का एक एक लफ्ज़ है वो हमारे लिए अहम है, वो हमारे लिए हुक्म है। और ये जो अभी बता रहे हैं पंजोता साहब, आपको नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? एक शख्स को मारने की, कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और हमारी पिटिशन्स लगी हुई हैं इसी चीफ जस्टिस के पास, वो नहीं सुन रहा। 2.25 महीने, कितने महीने हो गए जो बिशप बीबी की पिटिशन लगी हुई है कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, कितनी देर हो गई है उसको? तकरीबन 3 महीने से 3 महीने से पड़ी हुई है पिटिशन और नहीं लगा रहे, नहीं फिक्स कर रहे। और दूसरों की पिटिशन जब आती है तो वो आज अगर 4 बजे जमा होती है तो रात को 11 बजे लग जाती है और 11:30 बजे तक फैसला भी अनाउंस हो जाता है। तो ये खुला तजाद है, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं समझा नहीं, आपका सवाल दोबारा रिपीट करेंगे? ये 7 जो पॉइंट्स हैं, ये हमने उनको 7 एग्जांपल्स दिए हैं उनकी अपनी डेरिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उनको एक शीशा दिखाया है कि साहब आइए देखिए अपना शीशा, जहां आपके हाथ में वो सबस किताब थी जो आईने पाकिस्तान है और आपने कहा था कि ये किताब है खुदा के बाद मेरे लिए गाइड, और हमने कहा है कि अपना चेहरा देखिए और शर्म कीजिए, वो करें काम जो आपने आईने पाकिस्तान की किताब हाथ में पकड़ के कहा था मैं करूँगा। हमने उनको शीशा दिखाया है, ये हमारी इस्तेदाद कम है और शीशा दिखाना ज़्यादा है। आपके हिसाब से नहीं पानी सर से गुजरा हुआ, हमें 2 साल में क्या एक आप साइट कर सकते हैं एग्जाम्पल, एक जस्ट वन जहां हमें इंसाफ मिले? मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, बताइए जी इनको किसी के 2 साल में एक मिसाल दे दीजिए जहां हमें इंसाफ मिला है इस शख्स से या इसकी माताहत अदालतों से, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एक कोई मिसाल दे दे, यहां बैठे हुए हैं आप। कानून के मुताबिक फैसले हों, हमारी पिटिशंस फिक्स की जाएं जो कानून डिक्टेट करता है। आप क्यों चुप हैं जनाबे टिक्का सानी साहब? जी बोले। हम खान साहब के बयान के मुताबिक हर कानूनी और आईनी रास्ता जो है उसको अडॉप्ट करेंगे कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको उसकी सज़ा मिले। यार ये आवाज़ें कर रहे हैं, आवाज़ आ नहीं रही है, प्लीज़ प्लीज़ आवाज़ नहीं आ रही। अवाम पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, कल देखिएगा वो क्या फ़ैसला करते हैं। फिर हालांकि इन्होंने सामान पूरा किया है रिगिंग करने का, इन्होंने लोगों को किडनैप किया है, टॉर्चर किया है, ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हुए हैं, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। उसके बावजूद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान के अवाम में है। हमारी स्ट्रैटेजी वही होगी जो इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वीक ऑफ मई से शुरू हो रही है, पुरअमन अवामी एहतजाज। हम पाकिस्तान के हर कोने में जाएंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे,
और जो हमारा इत्तेहाद है उस प्लेटफॉर्म से हम इस स्ट्रगल को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। पीडीएम की तरफ पीटीआई का भी कोई धरना सुप्रीम कोर्ट में